हेलो एंड वेलकम। आप तमाम लोगों का स्वागत है WS स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के आइडियल स्टेट की। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आइडियल स्टेट की संकल्पना दी है। तो हम लोग ये जानेंगे कि प्लेटो के अनुसार आइडियल स्टेट कैसा होता है, और प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आइडियल स्टेट के बारे में जो भी कुछ बताया है वो हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उनके अनुसार आदर्श राज्य कैसा कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात पहले प्लेटो की कर लेते हैं, जिसमें प्लेटो के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि प्लेटो का जो असली नाम था, या मुख्यतः उनका नाम एरिस्टोक्लीज था, लेकिन उनके चौड़े कंधे होने के कारण उनकी कद-काठी और उनकी शारीरिक संरचना काफ़ी बड़ी थी और एक पहलवान और हट्टे-कट्टे हुआ करते थे। इसी के कारण उन्हें प्लेटो या अफ़लातून कहा गया। उनका शुरू से नाम प्लेटो नहीं था, उनका नाम पहले उनके माता-पिता ने एरिस्टोक्लीज रखा था, और एरिस्टोक्लीज को बाद में लोगों ने प्लेटो नाम दे दिया, या अफ़लातून के नाम से भी जानते हैं लोग, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना काफ़ी बड़ी थी। जब वो स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, उस समय में वो स्पोर्ट्स में भी भागीदारी लिया करते थे और खेल-कूद में भी उन्हें काफ़ी पुरस्कार जीतने का अवसर मिला, और उन्होंने कई सारे प्राइज़ भी जीते थे इसमें, स्पोर्ट्स में, और एक अच्छे सोल्जर के रूप में भी वो रहे थे। तो प्लेटो के बारे में ये सब बातें हैं। उनका जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था। 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था, जो वर्तमान के ग्रीस में है। कुछ किताबों में आपको 427 भी मिल सकता है देखने को, या कहीं आपको 27 भी मिल सकता है, लेकिन मुख्यतः 28 के बारे में मैंने ज़्यादातर देखा है, इसीलिए मैंने 28 डाला है यहाँ पे। ठीक है। उनकी मृत्यु होती है 348 ईसा पूर्व में। तो ये इतनी बातें हो गई उनकी जन्म से लेकर मृत्यु की। और बाकी बात यह है कि प्लेटो जब सुकरात के शिष्य बनते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने के बाद उनसे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद प्लेटो के बारे में, अरस्तू के बारे में प्लेटो बहुत ही जानने की कोशिश करते हैं, और प्लेटो अरस्तू के मित्र बनते हैं, और मित्र होने के साथ साथ वो उनके शिष्य भी होते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। दरअसल कुछ लिखते नहीं थे, वो सिर्फ घूमते थे, और घूम-घूम करके सिर्फ वो ज्ञान दिया करते थे, और सिर्फ उनका काम इतना था कि चीज़ों को ग्रहण करते थे, वो सीखते थे, और सीखने के बाद सिर्फ लोगों को उपदेश दिया करते थे। उन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी है। किताबें लिखी मुख्यतः प्लेटो ने। प्लेटो ने लगभग 36 किताबें लिखी। सबसे जो प्रसिद्ध किताब है उनकी, वो है रिपब्लिक, जिसको हम लोग बहुत ही फेमस किताब है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और रिपब्लिक में ही उन्होंने आइडियल स्टेट की जो संकल्पना है वो दी थी, यानी कि आदर्श राज्य की बात करी थी। तो आदर्श राज्य के बात करने से पहले हम लोग एक चीज और जान लें कि जब सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया था, और प्राण दंड या प्राण दंड दे दिया गया था, तो उस समय में वो समय था 399 ईसा पूर्व। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को प्राणदंड दे दिया गया, और प्लेटो सुकरात को प्राणदंड दे दिया गया, और सुकरात को प्राणदंड देने के बाद प्लेटो कई वर्षों तक जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह की यात्रा करते हैं, जिनमें यूनान, मिस्र, इटली और फारस जाते हैं, और यहाँ की जो शासन प्रणाली है उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको जानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार वो भारत भी आए, और भारत आने के बाद उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली, उन्होंने वेद को पढ़ा। और जब बात आइडियल स्टेट की होती है, तो आइडियल स्टेट से मतलब ये है कि एक अच्छा राज्य, जहां न्याय हो, जहां शिक्षा हो, स्त्री पुरुष की समानता हो, या स्त्री पुरुष में समानता हो, वर्ग विभाजन हो, कार्य विशेषीकरण हो। हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे कि आखिर न्याय, शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता, कार्य विभाजन और
वर्ग विभाजन या कार्य विशेषीकरण का अर्थ क्या होता है प्लेटो के अनुसार। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आइडियल स्टेट के बारे में प्लेटो का क्या मानना है। प्लेटो के अनुसार आइडियल स्टेट का मतलब हुआ कि एक अच्छा राज्य जहां कोई बुराई ना हो, अच्छा राज्य हो। उस अच्छे राज्य में प्लेटो कहते हैं, क्योंकि प्लेटो ने एक बुरे राज्य को देखा हुआ था। कैसे देखा था कि जो सुकरात उनके गुरु थे और जो उनके मित्र भी थे, उनको एक बुरे राज्य होने के कारण ही प्राण दंड दे दिया गया था। उनको इसलिए प्राण दंड दिया गया था क्योंकि लोगों को उन्होंने अवेयर किया था, उन्होंने जागरूक किया था, उन्होंने ज्ञान दिया था, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी थी। इसी कारण से, इसी वजह से सुकरात को प्राण दंड दे दिया गया, सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। वहां की डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक लोग थे उस समय के, उन्होंने उन्हें प्राण दंड दे दिया गया। तो इसीलिए प्लेटो ने जब बुरे राज्य को देखा हुआ था तो उनका ये था कि नहीं, एक अच्छा राज्य होना चाहिए, एक आदर्श राज्य होना चाहिए, आइडियल स्टेट होना चाहिए जहां पे न्याय हो, जहां पे शिक्षा हो, स्त्री एवं पुरुष में समानता हो, जहां वर्ग विभाजन हो, जहां कार्य विशेषीकरण हो। ठीक है, तो हम लोग एक बार अब इसको विस्तार में देख लेते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या होता है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ ये है कि, उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि प्लेटो समाज को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। प्लेटो के अनुसार समाज में 3 वर्ग होना चाहिए। उन 3 वर्गों को जो प्लेटो अलग करते हैं वो इस तरीके से कि दार्शनिक वर्ग अलग होना चाहिए, दार्शनिक वर्ग समाज में होगा। दूसरा वर्ग होगा सैनिक का, और तीसरा वर्ग होगा व्यापारी का। तो प्लेटो 3 वर्गों में समाज को विभाजित करते हैं और कहते हैं कि 3 वर्गों में जिस व्यक्ति के अंदर, प्लेटो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं और उन 3 गुणों के अंदर, उन 3 गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है। जैसे प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति दार्शनिक होगा वो विवेकशील व्यक्ति होगा, उसके अंदर विवेक होगा, उसके अंदर ज्ञान होगा। और प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति सैनिक वर्ग में होगा, सैनिक वर्ग का व्यक्ति रक्षा कार्य करेगा, उसके अंदर साहस होगा। और जो व्यक्ति व्यापारी वर्ग में होगा या व्यापार कार्य करेगा, उसके अंदर आत्मसंयम होगा, या वो व्यक्ति आत्मसंयमी होगा। ठीक है, आत्मसंयमी होगा। तो प्लेटो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर विवेक हो, उस व्यक्ति को शासक होना चाहिए, उस व्यक्ति को शासन कार्य करना चाहिए, उस व्यक्ति को शासक वर्ग में होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर साहस हो, उस व्यक्ति को सेना में जाना चाहिए, सैनिक कार्य करना चाहिए, रक्षा कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति व्यापारी वर्ग में हो समाज के, उस व्यक्ति के अंदर आत्मसंयम होता है, तो वो उत्पादक कार्य करे या उत्पादन के क्षेत्र में वो कार्य करे, उसे शासन करने नहीं करना चाहिए प्लेटो के अनुसार। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के अंदर व्यापारी क्षमता हो, उत्पादन की क्षमता हो, उसे सेना में नहीं जाना चाहिए, उसे रक्षा कार्य नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर साहस हो, उसे शासक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि प्लेटो मानते हैं कि शासक को फिलोसफर होना चाहिए, शासक को दार्शनिक होना चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को ही शासक होना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है उसे शासक नहीं होना चाहिए, उसे शासन नहीं करना चाहिए। प्लेटो कहते हैं इसी कड़ी में कि जिस व्यक्ति के अंदर साहस है उसे शासन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो आक्रामक होगा, उसके अंदर गुस्सा ज्यादा होगा, वो ज्यादा घुसपड़ होगा तो कभी भी कुछ भी फैसला ले लेगा, किसी को भी मारेगा या कुछ भी हिंसक घटना हो सकती है इसमें। तो प्लेटो के अनुसार न्याय ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता है उस व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर विवेक है उसे शासक होना चाहिए, जिस व्यक्ति के अंदर साहस है उसे रक्षा कार्य सेना में जाना चाहिए, और जिस व्यक्ति के अंदर आत्म संयम है यानी उसे व्यापारी बनना चाहिए, उसे उत्पादक बनना चाहिए। तो प्लेटो यही कहते हैं कि यही जस्टिस है। ठीक है, जस्टिस यही है कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता है वो व्यक्ति वही कार्य करे। उसके बाद प्लेटो कहते हैं कि सभी को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षित होना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि समाज में 100% साक्षरता होनी चाहिए, यानी समाज के हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। एजुकेशन की बात करते हैं, प्लेटो कहते हैं कि हर एक लोग को शिक्षित होना चाहिए, हर लोग को पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर किसी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। 100% साक्षरता की बात करते हैं प्लेटो। उसके बाद प्लेटो स्त्री और पुरुष में समानता की बात करते हैं, यानी कि लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, पुरुष हो या महिला हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी को भी, चाहे स्त्री होने के नाते उसको दबाया नहीं जाए, या कोई पुरुष है तो उसको प्रधानता, पुरुष प्रधान समाज ना होना चाहिए। उसमें इक्वालिटी की बात करते हैं, समाज में दोनों वर्गों को समान दर्जा देने की बात करते हैं प्लेटो। उसके बाद वो कहते हैं वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन से यही अर्थ है कि जो व्यक्ति विवेक वाला हो, साहस हो, आत्मसंयमी हो, उसको अपना कार्य अपने अनुसार करना चाहिए। और किसी भी कार्य विशेषीकरण, वर्ग विभाजन, कार्य विशेषीकरण का मतलब यही हो गया कि जिसको जो काम बांट दिया गया है वो व्यक्ति वही काम करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यानी जिसको शासक वर्ग के लिए चुना गया है, जिसे शासन करने के लिए चुना गया हो, उसको उसके कार्य में जो साहसी व्यक्ति हो वो हस्तक्षेप ना करे, या जो साहसी व्यक्ति है, सेना में काम कर रहा है, उसके काम में, सेना के कार्य में कोई जो दार्शनिक व्यक्ति है या जो शासक है वो उसके काम में हस्तक्षेप ना करे। उसी तरह व्यापारी वर्ग में है, जो व्यापारी है वो इन दोनों के काम में हस्तक्षेप ना करे। कुल मिला के बात इतनी है कि किसी को भी किसी के काम में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम खुद करो, हमको हमारा काम करने दो। प्लेटो यही कहते हैं कि आप जो है अपने काम को खुद अंजाम दें, हमारे काम को छोड़ दें, हम अपना काम खुद कर लेंगे। ठीक है, प्लेटो का कुल मिला के यही कहना है। ठीक है, तो यही थी प्लेटो के आइडियल